दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अध्यक्ष और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सीनियर फेलो रहे वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल सतगोपाल ने 20 वर्षों तक मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। बहुचर्चित होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के प्रणेता के रूप में आप जाने जाते हैं। भारत सरकार के विभिन्न शिक्षा आयोगों, समितियों और हाल में बिहार सरकार द्वारा गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के भी आप सदस्य रहे। इसके बावजूद आपकी पहचान एक रचनात्मक विद्रोही शिक्षाविद की है। शिक्षा नीति एवं उस पर हो रहे नवउदारवादी आक्रमण पर आपने विस्तार से लिखा है। शहीद शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में चले छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन पर संपादित आपकी पुस्तक संघर्ष और निर्माण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉक्टर सतगोपाल जी लंबे अरसे से जन आंदोलनों से जुड़कर वैकल्पिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। उत्पादक काम यानी हाथ से किया गया काम, इसका शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से पुराना रिश्ता है। जब से इंसान ने शिकार करना शुरू किया और फिर एक जगह बसकर खेती करनी शुरू करी, तब से बच्चे और युवा देख रहे हैं कि पूरे परिवार में, आस पड़ोस में किस ढंग से उत्पादन होता है, उसमें शामिल हो रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। इस रिश्ते की बहुत खूबसूरत व्याख्या विख्यात अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा सुधारक जॉन ड्यूई ने 1899 में अपने 3 भाषणों में करी, जो 1900 में छापे गए। इन भाषणों में जॉन ड्यूई का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में सभी युवाओं और बच्चों को अपने समाज में ही ये अनुभव मिलता था, तजुर्बा मिलता था कि किस तरीके से भेड़ें चराई जा रही हैं, उनकी ऊन निकाली जा रही है, ऊन से कपड़े बन रहे हैं, किस तरीके से लोहार लोहा गला रहा है, सामान बना रहा है, लकड़ी को कैसे काटा जा रहा है, लकड़ी से घर का फर्नीचर कैसे बन रहा है। इन तमाम कामों में बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं और सब सीख रहे हैं एक अनुशासित तरीके से। साल के किस समय, किस मौसम में कौन सा काम करना है, दिन के किस समय 24 घंटे में किस तरीके से प्रकृति से, कुदरत से जूझते हुए सीखना है। ये रिश्ता औद्योगिक क्रांति के बाद टूटा। इसलिए जॉन ड्यूई का कहना है कि स्कूल में वापस ये जो रिश्ता है काम और शिक्षा का, इसको वापस शिक्षा में लाया जाए और ये जवाबदेही स्कूल की है, स्कूल नाम की संस्था की है। लॉर्ड मैकॉले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में थे, उन्होंने जिस ढंग का प्रस्ताव ब्रिटिश शिक्षा के लिए तैयार किया सन 1835 में, उसमें लॉर्ड मैकॉले ने 2 काम किए। एक तो भारत की जनता के पास काम से जुड़ा हुआ जितना ज्ञान था उसका उन्होंने मखौल उड़ाया, और दूसरा उन्होंने इस शिक्षा का मकसद ये बना दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार चलाने के लिए किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को तैयार करना है और काली चमड़ी में कैसे गोरा दिमाग बिठा देना है, जो गोरी संस्कृति को और गोरे लोगों के कारोबार को आगे बढ़ाएगा और भारत के शोषण करने में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहयोग करेगा। सन 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने मैकॉले की इस शिक्षा नीति की विसंगति को पहचान लिया और उन्होंने हंटर आयोग के सामने अपने ज्ञापन में इस बात पर जोर देकर कहा, अगर आप हिंदुस्तान के बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं तो खेती को शिक्षा के केंद्र में लाइए, पशुपालन को, खेती को शिक्षा के केंद्र में लाइए, तभी शिक्षा को वो दिशा मिलेगी जो भारत के बच्चों को चाहिए। जाहिर था कि हंटर आयोग उनकी इस बात को नहीं मानेगा। 1906 में कांग्रेस कमेटी ने इस पर विचार करते हुए कहा कि अब वो समय आ गया है जब हमको भारत की प्रतिभा और भारत के अपने ज्ञान को पहचानते हुए एक नई शिक्षा व्यवस्था की रचना करनी है और खुद तय करना है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें। इस पूरे सिलसिले में सबसे अभूतपूर्व योगदान महात्मा गांधी का रहा, जिन्होंने तमाम उत्पादक कामों को पहचानते हुए जो गांवों में किए जाते थे उनको पहचान कर उन्होंने 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन।
उसमें उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा रखा कि किस तरीके से उत्पादक काम को ज्ञान और मूल्यों के विकास के लिए और नए समाज की रचना करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक नई शिक्षा की कल्पना पेश करी। वहीं पर जाकिर हुसैन कमेटी का भी निर्माण हुआ वर्धा सम्मेलन में, जिसने 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात में हुए हरिपुरा सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट को स्वीकार कर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में एक समिति का निर्माण किया, जिसको काम दिया गया कि आजाद हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी, क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह के ढांचे में पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करके पेश किया जाए। लेकिन आजादी के बाद जो नई सरकार बनी, उसने अपने ही द्वारा पारित आजादी के इस प्रस्ताव को एक तरफ कर दिया, हाशिए पे पहुंचा दिया, और जो गांधी की प्रेरणा से कुछ स्कूल शुरू हुए थे उनको भी हाशिए पे खड़ा कर दिया। इसलिए मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो काम और शिक्षा को काटती है, एक दूसरे से परे करती है, वो आज भी जारी है। लेकिन ये लड़ाई मैकॉले की शिक्षा पद्धति को तोड़ने की कभी खत्म नहीं हुई। इसका एक उदाहरण है 1972 में होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूलों में 30 साल में फैलकर चलता रहा। उसमें किस तरीके से बच्चे अपने हाथों से प्रयोग करके सीखें, इस बात पर जोर दिया गया, और विज्ञान रटने की जो पद्धति थी इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन 80 के दशक में महाराष्ट्र में पुणे के पास पाबल नाम के गांव में डॉक्टर कालबाग की प्रेरणा से जो विज्ञान आश्रम की स्थापना हुई, उसने होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से एक कदम आगे बढ़कर केवल हाथ से काम करना नहीं, लेकिन गांव के विकास से जोड़कर उत्पादक काम को करते हुए, उसमें विज्ञान को फोकस में रखते हुए, लेकिन उत्पादक काम करते हुए, विकास से जोड़ते हुए शिक्षा कैसी हो, इसकी एक नई कल्पना पेश करी। और वो भी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण के तरीके से सरकारी स्कूलों में बाद में शुरू की गई। उसकी कहानी को जानना, समझना इसलिए जरूरी है, अगर हमें मैकॉले की साम्राज्यवादी जन विरोधी शिक्षा को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए हम इन प्रयोगों को समझें और इन प्रयोगों के जरिए आगे क्या करना है इसको तय करें, तभी शिक्षा में बदलाव आएगा। पुणे से 70 किलोमीटर दूर पाबल स्थित विज्ञान आश्रम ने स्कूली शिक्षा को विकास के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयोग प्रस्तुत किया। इसी विज्ञान आश्रम पर अवकाश निर्मिति पुणे द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया। इस फिल्म निर्माण के सिलसिले में प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सदगोपाल से हमने बातचीत की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर सदगोपाल के साथ लिए गए साक्षात्कार का संकलित रूप। अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म विज्ञान आश्रम शिक्षणातून विकास या विज्ञान आश्रम डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन देखें, तो इस विषय में आपको विज्ञान आश्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होगी। शिक्षा के मूल उद्देश्य और उस उद्देश्य को अमल में लाने वाली शिक्षा नीति के बारे में एक लंबे अरसे से विचार विमर्श होता रहा है। इस संदर्भ में आज की स्कूली शिक्षा के हालात को आप किस नजरिए से देखते हैं? आज की स्कूली शिक्षा चिंतन को रोकती है, बढ़ाती नहीं है। सृजन करने की ताकत खत्म करती है, खोजबीन करने की ताकत खत्म करती है, नए रास्ते खोजने की, नए रास्ते बनाने की ताकत खत्म करती है। और इसलिए स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं, जो 10वीं क्लास तक पढ़ जाते हैं, किसी भी वर्ग और वर्ण के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग 10वीं 12वीं तक पढ़ जाते हैं, उनको फिर बहुत तंग रास्ते दिखते हैं जीवन के।
बस इतना ही कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है, आज जो स्कूल की कल्पना है, जो स्कूल का विचार है, जो सरकार ने फैलाया है और अब निजी संस्थाएं भी वैसे स्कूल बना रही हैं कि स्कूल अपने आप में जैसे समाज से कटा हुआ कोई तंत्र है, उसका समाज से जैसे कोई सीधे रिश्ता नहीं है। तो स्कूल बनेगा, उसको चाहे तो सरकार का द्वारा नियुक्त किया हुआ हेडमास्टर चलाएगा, प्रिंसिपल चलाएगा, या कोई निजी संस्था है, निजी ट्रस्ट के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति चलाएगा उसको। उसका उन बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से, और माँ बाप जिस मोहल्ले और समाज में रहते हैं, गांव में, शहर में रहते हैं, उनके साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों की मीटिंग बुलाई जाएगी महीने में या 2 महीने में एक बार, उनसे पूछ लिया जाएगा आपको कोई शिकायत है तो बता दीजिए, और नहीं शिकायत है तो घर जाइए। अभिभावक से ये नहीं पूछा जाएगा कि हम बच्चों को स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है बुरा है, वैसा पढ़ाना आपके हिसाब से ठीक होगा, आपको क्या लगता है हमारे स्कूल से जब बच्चे घर वापस आते हैं तो वो क्या अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, ये हम नहीं पूछना चाहते अभिभावक से। ये हम समझते हैं हम उसके विशेषज्ञ हैं, हमको सब मालूम है। और हमारा स्कूल समाज को आगे बढ़ाने में कोई योगदान दे सकता है और समाज हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में कोई योगदान दे सकता है। दोनों तरफ का जो संबंध है, अंतर संबंध स्कूल और समाज का, वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर कालबाग ने जिस तरीके के 10 क्षेत्र काम के सोचे हैं, और अभी 10 से ज़्यादा भी सोचे जा सकते हैं, और इन 10 का भी और आगे विभाजन करें तो और अच्छे क्षेत्र में निकल सकते हैं। इस तरीके से जो सोच है ये आपको सीधे गांव से, शहर से, समाज से जोड़ देता है। क्योंकि जब कुछ बच्चे मिलकर एक बेहतर मकान बनाएंगे तो केवल स्कूल का भवन नहीं बनाएंगे, वो बेहतर मकान अंत में गांव के लोगों को भी आकर्षित करेगा। या सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, एक सिंचाई की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बारिश का जितना पानी गिरता है वो सब वहाँ पे संचित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ताकि जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसका लेवल ऊंचा कर दे। जब ये तरीका सीख जाएंगे स्कूल के, हायर सेकेंडरी के, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, तो गांव वाले अपने आप बुलाएंगे इनको, अरे आप आइए, ये हमें भी करना है। केवल यही नहीं होगा, गांव के लोग भी जानते हैं कि भूजल का स्तर कैसे ऊंचा किया जाता है, गांव के लोगों के पास भी बहुत ज्ञान है, और वो कहेंगे अरे जो तुम कर रहे हो इससे अच्छा तरीका हम सिखाते हैं। तो गांव से हमको शिक्षक मिलेगा, और गांव से शिक्षक मिलने से स्कूल और समाज इकट्ठे आ जाएगा। लेकिन इस सारे काम में ज्ञान है, ये हमारा प्रमुख बिंदु होना चाहिए। काम और ज्ञान का आपस में एक रिश्ता है, वो रिश्ता आज की स्कूली शिक्षा ने तोड़ दिया है। आज जो स्कूली शिक्षा है वो काम को अलग मानती है और ज्ञान को अलग कर लेती है। बल्कि यहाँ तक गड़बड़ है कि ये माना जाता है कि जो लोग काम करते हैं उनको स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं, जो उत्पादन करते हैं, और जो लोग उत्पादन नहीं करते हैं उनको स्कूली शिक्षा दी जाएगी। तो स्कूली शिक्षा ने एक तरीके से जो देश का वर्णाश्रम है उसको अपना आधार बना लिया है कि जो लोग काम करेंगे वो ज्ञान नहीं पाएंगे, और जो लोग ज्ञान पाएंगे वो काम नहीं करेंगे। ये हमको तोड़ना है, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर कालबाग ने इसको तोड़ने का रास्ता दिखा दिया है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि स्कूल में काम करके सीख नहीं सकते। जितनी अच्छी बातें स्कूलों में होती हैं उन सबको पाठ्यचर्या के बाहर माना जाता है, और जो सब गलत बातें होती हैं वो पाठ्यचर्या के अंदर होती है। जितनी अच्छी बातें होगी, मान लीजिए संत कबीर के बारे में हमने सीखना है तो कबीरदास की जयंती पे सीखा जाएगा, उसका शिक्षा के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, परीक्षा से लेना देना नहीं है। वहाँ बच्चों ने सीखा कि मजहब हमको बांटता नहीं है, मजहब जोड़ता है, जात पात का हिसाब करना गलत है। ये अच्छी बात जो बच्चों ने सीखी वो एक्स्ट्रा करिकुलर हुई, और बाकी केवल अंक गणित का जोड़ भाग सीखा, विज्ञान के कुछ फॉर्मूले रट लिए, कोई अच्छा हिंदी या मराठी लिखना सीख लिया, अंग्रेजी लिखना सीख लिया, वो तो हो गया वहाँ पर जीवन बेहतर हो, हम अच्छे इंसान बने, ये हमने सब पाठ्यचर्या के बाहर सीखा। तो ये गलत धारणा है शिक्षा की। जब हमने विज्ञान का काम मध्य प्रदेश में किया तो अक्सर लोग कहते थे हाँ हमारे यहाँ भी तो हर साल साइंस एग्जीबिशन के नाम पे बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा वो क्या साइंस के सिलेबस का हिस्सा है? तो जवाब तो नहीं है, वो बाहर है। साइंस के सिलेबस में क्या है? कुछ परिभाषाएं रट लेना, कुछ आंकड़े रट लेना, कुछ रटी रटाई बात इम्तिहान में लिख देना, वो है साइंस की शिक्षा। और विज्ञान में जो अच्छा काम है, बच्चे साइंस एग्जीबिशन जब लगाते हैं साल में सरकार के कहने पर, तो अच्छा काम करते हैं वहाँ पे।
तो अच्छा काम हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, हमारी मुख्य पढ़ाई लिखाई का परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। और एक बच्चा अच्छा वैज्ञानिक बन रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी का काम सीख रहा है नहीं सीख रहा है, वो उसके परीक्षा और पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। ये काम डॉक्टर कालबाग ने करके दिखाया है कि गरीब बच्चा उत्पादन में पहले से ही हुनरमंद है, तो प्रतिष्ठा का सवाल जिस दिन महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है स्कूल में, उस दिन गरीब बच्चा फिर स्कूल छोड़ेगा नहीं। जिसको सरकार बोलती है गलत ढंग से ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल का बच्चा ड्रॉप आउट कभी नहीं होता है, सरकार गलत है। स्कूल का बच्चा पुश आउट होता है, धकेल के बाहर किया जाता है। हमको ड्रॉप आउट रेट नहीं हिसाब लगाना है, हमको पुश आउट रेट का हिसाब लगाना है और पुश आउट होने के कारण ढूंढने हैं। और केवल यही नहीं, हम तो हमारा तो एक कदम और आगे बढ़ के बोलना है, गरीब बच्चा स्कूल छोड़ता नहीं है, वो केवल धकेल के बाहर नहीं किया जाता है, वो वॉकआउट करता है, वो विरोध प्रदर्शन करता है वॉकआउट करके। वो वॉकआउट है, वो कहता है तुम्हारी शिक्षा मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती, प्रासंगिक नहीं है, मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं रखती, मैं क्या करूंगा तुम्हारी इस फजूल की शिक्षा पाके, मुझे तो अंत में फावड़ा उठा के मेहनत मजदूरी करनी है ना, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी शिक्षा। और तुम जो बात पढ़ाते हो मेरे समझ भी नहीं आती है। तो वो वॉकआउट कर रहा है, और ये वॉकआउट तब खत्म होगा जब शिक्षा उसके जीवन से जुड़ेगी, उसको जीवन में बेहतर कदम आगे उठाने के लिए रास्ता दिखाएगी, संभव बनाएगी वो रास्ता, तब होगा। और उसके लिए उत्पादक काम को पाठ्यचर्या के ठीक बीच में लाना, जैसा गांधी जी ने कहा, जो डॉक्टर कालबाग इशारा कर रहे थे, वो करना एकदम जरूरी हो जाता है। उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा की अवधारणा की जड़ें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में है। यह अवधारणा आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों साकार नहीं हो पाई? गांधी जी से हमने ये पाया कि उत्पादक काम पूरे ज्ञान का एक स्रोत हो सकता है। यानी गांधी जी ने हमको सिखाया कि जो ज्ञान हमारे जीवन में उपयोगी है, जो हमारे लिए अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा देश बनाने के लिए उपयोगी ज्ञान है, वो सब ज्ञान काम से निकल सकता है। और ऐसा काम जो उत्पादक काम है, ये हमें गांधी जी ने नई तालीम में सिखाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने गांधी जी के इस रास्ते पर चलने की कोशिश की, वो जहां पर गांधी जी 1937 में वर्धा सम्मेलन में थे, उससे आगे नहीं बढ़े, वो वहीं अटक गए। ये उनकी गांधी जी की समस्या नहीं है, ये गांधी जी के अनुयायियों की समस्या है कि उन्होंने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोजा। तो गांधी जी ने अगर कहा तकली काट के सीखो, तो वो तकली कटवाते रह गए, उससे आगे नहीं बढ़े। डॉक्टर कालबाग की खूबी थी कि गांधी के इस विचार में वो आगे बढ़ गए। तकली पे भी जो काम गांधी के अनुयायियों ने बुनियादी शिक्षा के नाम पर किया देश में, उसमें भी बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि गांधी ने 1937 में जब वर्धा में तकली की बात करी, तो उन्होंने कहा कि तकली सूत काटना सिखाएगी, लेकिन सूत कपास से काटा जाता है, तो कपास कहाँ उगाई जाती है, किस हालात में उगती है, वो भी बच्चे सीखेंगे। और तकली जब घूमती है तो कितने चक्कर में कितने मीटर सूत कटता है, ये भी बच्चे सीखेंगे। उसमें चूंकि मोमेंटम का सवाल है तकली के घुमाने में, तो बच्चे मोमेंटम का भौतिक शास्त्र भी सीखेंगे। और फिर जो बहुत जबरदस्त बात इन्होंने कही कि जब हम सूत काट रहे हैं तो हम ये भी समझेंगे कि आज हमारी कपास किस तरीके से मैनचेस्टर चली जाती है और वहां पर महंगा सूत कट के वापस हिंदुस्तान में कपड़ा बना के बेचा जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य किस तरीके से कपास के जरिए भारत का शोषण करता है, ये भी हम तकली काटते हुए सीखेंगे। तो जो बुनियादी शिक्षा के नाम पे स्कूल खुले, उन्होंने ये सब भुला दिया, उन्होंने केवल तकली कटवाई, तकली काटने का एक पीरियड। जबकि गांधी के विचार में तकली काटना टेक्नोलॉजी सीखने का, भौतिक शास्त्र सीखने का, रसायन शास्त्र सीखने का, खेती सीखने का और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सीखने का और साम्राज्यवाद को समझने का भी एक साधन था। ये बात गांधी के अनुयायी भूल चुके हैं। तो अभी हाल में हमको इसका एक मौका मिला। NCERT ने एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाया काम और शिक्षा के ऊपर, और उस काम और शिक्षा के फोकस ग्रुप ने अपनी 100 पेज की रिपोर्ट तैयार करी है। और वो रिपोर्ट गांधी के इन विचारों का बहुत बारीकी से
विश्लेषण करती है और उस रिपोर्ट को लिखने में हमने देश के उन सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी जो उत्पादक काम को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, और उसमें विज्ञान आश्रम सबसे बढ़िया मिसाल है। तो हमने विज्ञान आश्रम के काम को भी अपने 100 पेज की रिपोर्ट में शामिल किया, और वो आप देखेंगे कैसे हमने विज्ञान आश्रम के काम को शिक्षा का हिस्सा बनने की जो समस्या है उसमें उसकी मिसाल ली है और लोगों को बताया कि इससे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। शिक्षा नीति में उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा की अवधारणा को आमतौर पर व्यावसायिक शिक्षा के रूप में देखने की कोशिश की जाती रही है। उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा के सोच, सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में आपकी क्या राय है? तो अब हम एक अगले विचार पे पहुंचे, अगली सीढ़ी है ये। वो सीढ़ी ये हम वहां पहुंच गए हैं कि किस तरीके से उत्पादक काम तमाम ज्ञान का स्रोत बने। राजनीति विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र में, भौतिकी में, फिजिक्स में, रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञान में, खेती में, पशुपालन में, इन सब में जो उत्पादक काम है वो ज्ञान का प्रमुख स्रोत होना चाहिए। ये सिद्धांत नई तालीम का सिद्धांत है। अब ये कहते हुए हम ये समझ लेते हैं कि हम ये जिद नहीं करेंगे कि सारा ज्ञान आवश्यक रूप से इससे निकले, लेकिन जहां तक संभव है, जहां तक मुमकिन है, उत्पादक काम स्रोत बने ज्ञान का, और इसके आधार पर स्कूल का पाठ्यचर्या तय हो। जो चीज इससे सीधे नहीं सीखी जा सकती उत्पादक काम से, उसके लिए हम किताब भी पढ़ेंगे, हम एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ेंगे, हम विश्वकोश भी देखेंगे, हम दुनिया भर में जो ज्ञान पैदा हुआ है उससे सीखेंगे, लेकिन शुरुआत जो होगी वो उत्पादक काम से। फिर उससे आगे बढ़ने के लिए अगर हमें लगता है यहाँ कुछ हमको थियोरेटिकल सामग्री चाहिए जो उत्पादक काम से नहीं निकल रही है, जैसे मान लीजिए परमाणु की रचना कैसे है, परमाणु की जो संरचना है, एटम की जो संरचना है, अगर वो सिखानी है तो उत्पादक काम से नहीं सीखी जाएगी, हमें मालूम है। लेकिन हम पहले भौतिक शास्त्र के बहुत सारे चीजें उत्पादक काम से सीख लेंगे, और फिर एक ऐसा चरण आएगा जब बच्चों को एटम की संरचना समझनी है तो फिर वो उसके लिए जो थियोरेटिकल सामग्री है उससे भी सीखेंगे। पर जब आप उत्पादक काम को एक बुनियाद बना लेते हैं ज्ञान पाने की, तो आप सारा माहौल स्कूल का बदल देते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। तब सब बच्चे हाथों से काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो अपने हाथों से काम करके सीख रहे हैं। तो हाथों से काम करने की जो शर्म है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, वो खत्म होनी चाहिए। कोई शर्म नहीं है हाथ से काम करने में। एक तो ये बड़ी प्रमुख बात है। दूसरा ये है जो गांधी जी ने जब बहुत अच्छा कहा, उन्होंने 1937 में वर्धा के अपने वर्धा सम्मेलन के भाषण में कहा, उनका मैं, उन्हीं की भाषा, उन्हीं के शब्द हिंदी में बोले थे वो, मैं किसी व्यवसाय की शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं उत्पादक काम को शिक्षा से जोड़ने की बात करता हूं तो मैं व्यावसायिक शिक्षा की, वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं काम को ज्ञान का स्रोत बनाने की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी बच्चे ने लकड़ी का काम सीखा तो ये मतलब नहीं है कि वो बड़े होकर सुथार बनने वाला है। अगर किसी ने कुछ लेथ मशीन पे काम करना सीखा, इसका ही मतलब नहीं है वो मैकेनिक बनने वाला है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग सीखी, इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदगी भर अब इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग की शॉप चलाएगा। ये तो उसने इसलिए सीखा कि उसको विद्युत सीखनी थी, उसको विद्युत का भौतिक शास्त्र सीखना था, उसको रसायन शास्त्र सीखना था, उसको जीव विज्ञान सीखना था, उसको समाज शास्त्र सीखना था, इसलिए उसने सब कुछ सीखा। अब वो बड़े होकर जो चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया का एक्सपर्ट बने, चाहे वो गणितज्ञ बने, चाहे वो राजनीति विज्ञान पे किताबें लिखे, ये तो उसकी इच्छा पे उसको क्या बनना है, उसके लिए क्या रास्ते खुले हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की किताब लिखते हुए भी उसको मालूम है, वो सुथारी जानता है, वो घर में जो लकड़ी का काम होगा खुद आरी उठा के कर लेगा। अगर इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो जाएगी, उसके बगीचे में पानी देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर खुद खोल के उसकी वाइंडिंग कर लेगा, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, चाहे वो भौतिक शास्त्री हो। ये हम कर रहे हैं, हम एक नया इंसान बना रहे हैं, ये हमको समझना है। हम नए इंसान की कल्पना कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की शिक्षा ने कभी नहीं की, 5000 साल से नहीं हुई, ब्रिटिश काल में नहीं हुई, आजादी के बाद के 57 सालों में नहीं हुई। ऐसी शिक्षा की कल्पना कर रहे हैं जो नया हिंदुस्तान बनाएगी, जो हिंदुस्तान में नया समाज गढ़ेगी। हम वो बात कर रहे हैं।
शिक्षा नीति में उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा को जब भी पाठचर्या में लाने की कोशिश की गई, तब उसे कार्यानुभव या फिर SUPW जैसी गतिविधियों का रूप दे दिया गया। आपके हिसाब से उत्पादक काम और गतिविधि में क्या फर्क है? देखिए, ये काम और गतिविधि का सवाल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब ये हिंदुस्तान की नीति का, शिक्षा नीति का अगर आप अध्ययन करें, तो हम लोगों ने किया है, तो आप पाएंगे जब जब किसी आयोग ने या किसी समिति ने या किसी शिक्षाविद ने ये बात रखी कि उत्पादक काम को ज्ञान का स्रोत बनाकर शिक्षा में लाया जाए, तो उसको कागज पर मानने में कोई दिक्कत नहीं आई सरकार के लोगों को। हाँ, बढ़िया विचार है, करेंगे। लेकिन जब उसको स्कूल की पाठ्यचर्या में शामिल किया तो काम को शामिल नहीं किया, उसकी गतिविधि बना दी। यानी क्या फर्क है? उदाहरण लेते हैं। हमने कहा कि बच्चों को सब्जी उगाना आना चाहिए। बच्चे सब्जी उगाएं और सब्जी उगाते हुए जीव विज्ञान सीखें, खेती का ज्ञान पाएं, ये सब काम सीखें और मिलकर काम करें। ये तो हुआ काम, सब्जी उगाना काम है। लेकिन सब्जी तो हमने उगवाई या तो गांव स्कूल के चपरासी से या गांव के किसी किसान को बुला के थोड़ी सब्जी लगवा ली और बच्चों को कहा जाओ उसमें निदाई कराओ, नींदने चले जाओ। 15 मिनट के लिए बच्चे नींदने चले गए। हमने कहा देखो, हमने SUPW करवा दिया, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करवा दिया। ये गतिविधि है, ये काम नहीं है। काम तब होगा जब सब्जी को उगाने का शुरू से लेके आखिर तक का काम, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही बच्चों के एक समूह की होगी। और फिर सब्जी को उगाकर उसको बेचने तक बाजार में, मंडी में जाएंगे बच्चे, बेच कर आएंगे और जो कमाएंगे उसका हिसाब किताब रखेंगे और सब स्कूल में बताया जाएगा हिसाब किताब कैसे रखा गया है, उसका अकाउंट कैसे रखा जाता है, ये भी सीखेंगे। सारा काम करेंगे तो काम होगा। अगर केवल निंदाई करने के लिए तमाशा करने चले जाएंगे तो वो गतिविधि होगी। और इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जब जब हम लोगों ने उत्पादक काम को स्कूल की पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की बात करी, तो सरकार के शिक्षाविदों ने, यहाँ तक कि NCERT और राज्यों की SCERT ने उसको एक्टिविटी या गतिविधि बना दिया और बात खत्म कर दी। ये अंतर है हम जो प्रस्ताव सामने रख रहे हैं शिक्षा का, इसमें और SUPW के काम में, ये मुख्य अंतर है। SUPW गतिविधि है और हम उत्पादक काम को ज्ञान का स्रोत बनाने की बात कर रहे हैं। इसका अलग पीरियड नहीं होगा, इसका कोई अलग, SUPW का अलग पीरियड होता है, अलग नंबर मिलते हैं और अंक पत्र में उसका अलग कॉलम होता है। इसका कोई अलग कॉलम नहीं होगा, अलग पीरियड नहीं होगा। ये तो मुख्य काम है, शिक्षा ही है, ये तो अपने आप में शिक्षा है। इसका अलग पीरियड कैसे हो सकता है? आपने शुरू में कहा था कि आज की स्कूली शिक्षा एक तरह से वर्णाश्रम पर ही आधारित है। क्या उत्पादक काम पर आधारित शिक्षा में इस व्यवस्था को चुनौती देने की ताकत है और इसे संभव कैसे बनाया जाए? देखिए, जो काम की संस्कृति है ये केवल घर में गड़बड़ नहीं है, स्कूल में भी गड़बड़ है, और दोनों जगह गड़बड़ है। घर में तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो लिंग भेद की है। इससे बड़ी गड़बड़ तो कोई हम कर नहीं सकते। आप जैसे ही खाना पकाने की बात होती है तो अपने 8 साल की बेटी को लगा देते हैं। बाहर से सब्जी खरीदने की बात होगी तो बेटे को भेज देते हैं। जब मुझे बैंक से पैसा निकालना है तो बेटे को भेज देंगे, बेटी कैसे आएगी पैसा निकालने। और जब कशीदाकारी करनी होगी तो बेटी से करवाएंगे और फिर हम कहेंगे नहीं, बेटी और बेटा बराबर है, हम दोनों को प्यार करते हैं। आप दोनों को प्यार बराबर नहीं करते हैं। अब एक बच्चे में तो हिम्मत पैदा कर रहे हैं दुनिया से जूझने की, और दूसरे बच्चे का यानी बेटी का ऐसा सामाजिकरण कर रहे हैं परिवार के अंदर कि जो वो बड़ी होगी और उसको जाना होगा, मान लीजिए पुणे से मुंबई जाना होगा बस में बैठ के, तो आपको सोचना पड़ेगा किसको साथ में भेजूं। अकेले कैसे जाएगी बेटी, चाहे वो 22 साल की होगी, 25 साल की होगी। अरे अकेले कैसे जाएगी, रास्ते में खतरा है। आपने बेटी का में वो ताकत, वो हिम्मत पैदा नहीं करी जो अपने बेटे में कर दी। वो तो पूना से गाड़ी में बैठेगा और सीधे दिल्ली चला जाएगा बिना डर के।
ये हिम्मत बेटी में क्यों नहीं पैदा करी? और आजकल तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि परिवार की बेटियां आगे निकलें और बराबरी से जीवन बिताएं, इज्जत का जीवन बिताएं, उनमें बहादुरी आना, हिम्मत पैदा करना, जुझारूपन पैदा करना, न कि उनको डरपोक बना देना। और महिलाओं में जो हिम्मत होती है वो हम समझें, उनमें बड़ी हिम्मत होती है। अंत में जब लड़ने का सवाल आता है, आज आप देखिए जितने देश के बड़े बड़े आंदोलन हैं, सब आंदोलनों को देखिए, उसके अग्रणी कतार में आपको महिलाएं खड़ी मिलेगी, पुरुष नहीं मिलेगी। जितने देश के बड़े आंदोलन हैं, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी आपको अग्रणी कतार में महिलाएं मिलेगी। उन महिलाओं को जिनको घर में पहले डरपोक बनाया गया, पर जब लड़ने का मौका है तो सबसे आगे खड़ी हो गई। ये हमको समझना पड़ेगा, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। एक तो ये बात है, बचपन से ही ये लिंग भेद खत्म होना चाहिए। हाथ से काम करना अच्छी बात है, ये तब आएगी जब माँ बाप खुद हाथ से काम करेंगे, किसी काम को करने में शर्म नहीं आएगी। मैं शहर में मान लीजिए टीचर हूँ, मैं साइकिल पे जाता हूँ, अब साइकिल को साफ करना है तो मुझे शर्म आती है, कहीं कोई देख न ले साइकिल को साफ करते हुए। तो साइकिल को साफ करने के लिए साइकिल को बाहर बरामदे से उठा के घर के अंदर ले आता हूँ, फिर साफ करके बाहर रख देता हूँ। तो ये चलेगा तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा, बच्ची भी वही सीखेगी। ये बात है। स्कूल में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पानी लाना है तो कौन लाएगा? उत्तर भारत में पानी लाने का काम कहार परिवार करते हैं, कहार जाति के लोग करते हैं। तो देखें क्लास में कौन कहार परिवार का है, उसमें भी लड़की कौन है? कहार में लड़की नहीं है तो लड़के को बोलेंगे जा पानी ले आओ, लड़की होगी तो लड़की को भेजेंगे, समझा? और अगर मान लीजिए स्कूल का रजिस्टर प्राइमरी स्कूल से उठाकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचाना है तो किसी ब्राह्मण लड़के को बुला के भेज देंगे कि बेटा जाओ वो दे आओ। ये काम कहार को या चमार को नहीं बोला जाएगा। झाड़ू लगाना है तो चमार से लगवाया जाएगा। इसलिए जब उत्पादक काम पर आधारित पाठ्यचर्या का जिक्र हमने किया तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने इसका इस आधार पर विरोध भी किया, सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है क्या होगा। जब स्कूल की सफाई का सवाल आएगा तो अब चमारों के बच्चों को लगा देंगे, जब पानी लाने का सवाल आएगा तो कहारों के बच्चों को लगा देंगे, और जब कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम करने का सवाल आएगा तो ब्राह्मण और ठाकुरों के बच्चों को, राजपूतों के बच्चों को लगा देंगे। तो ये तो सही नहीं होगा। तो हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात का पूरा जिक्र किया है, पूरी बारीकी के साथ, कि उत्पादक काम अगर शिक्षा में है तो उसका बंटवारा जाति के आधार पर नहीं हो सकता, वो सबके लिए बराबर होगा। अगर चमड़ा पकाने का काम सीखा जा रहा है स्कूल में तो आप किसी भी जाति के हों, सब बच्चे मिलकर चमड़ा पकाएंगे, नहीं तो मत रखिए वहां पे इसका। और चमड़ा पकाने का काम रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मुझे चमड़ा पकाना नहीं आता था, पर जब मैंने चमड़ा पकाना सीखा तो पता चला इसमें कितना विज्ञान है, और फिर उन्होंने जूते बनाना सीखा। तो हम गांधी जी से का बहुत नाम लेते हैं, पर उनके इन गुणों से कुछ सीखें कि काम जब शिक्षा में आएगा तो उसका बंटवारा जाति और वर्ग के आधार पर और लिंग के आधार पर नहीं हो सकता है। सन 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या की नई रूपरेखा बनाने के सिलसिले में काम और शिक्षा विषय पर NCERT ने आपकी अध्यक्षता में जिस राष्ट्रीय फोकस ग्रुप का गठन किया उसके बारे में बताइए। NCERT ने हम लोगों को ये मौका दिया कि आप काम और शिक्षा के रिश्ते के ऊपर, वर्क एंड एजुकेशन के रिश्ते के ऊपर एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनाइए, और मुझे उसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। और उसमें कोई 15-16 लोग देश भर से, उसमें शिलोंग मेघालय के भी लोग हैं, तमिलनाडु के भी लोग हैं, देश भर, गुजरात के भी हैं। तो देश भर से लोगों को, अच्छे लोगों को बटोरा, और हम लोगों ने कोई 8 महीने उस पर बड़ा विचार किया। देश भर में घूमे हम लोग, कई इलाकों में गए जहाँ ये काम हो रहा है, विज्ञान आश्रम के पास भी गए, उनसे भी सीखा, और इन सब से सीख कर एक 100 पेज की रिपोर्ट तैयार करी। और उस रिपोर्ट में हम लोगों ने 2 चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ किया है। एक तो ये कि हमारी स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में 10वीं कक्षा तक, और जब जरूरत हो तो उससे आगे 2 साल और 12वीं कक्षा तक सब बच्चों को ऐसी शिक्षा कैसे मिले जिसमें उत्पादक काम शिक्षा के केंद्र में हो, और उत्पादक काम से ज्ञान निकले।
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषा, साहित्य, ये सारा ज्ञान उत्पादक काम से जोड़कर कैसे निकल सकता है, इसकी पूरी कल्पना पेश करी है। और इसको करने के लिए जो उत्पादक काम में बच्चों को जोड़ना होगा, उनको मौका देना होगा, उसके लिए उत्पादक काम की सारी सुविधाएं स्कूल में खड़ा करना, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, ना जरूरी है और ना ही वांछनीय है, ना करना भी नहीं चाहिए। अगर पैसे हैं तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आप खड़ी करेंगे बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी। तो हमें आसपास के समाज में ऐसे काम के स्थल ढूंढ लेने हैं, खोजने हैं, जिसमें हमारे स्कूल के हेडमास्टर और प्रिंसिपल काम करेंगे। वो जहां पर उत्पादन होता है वहां हम बच्चों की टीमों को भेज सकें, स्कूल के बच्चों की टीम 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितना जरूरी हो। अगर एक इलाके में छापा खाना है, छोटा प्रिंटिंग प्रेस है, तो हम अपने बच्चों को प्रिंटिंग प्रेस में रोज 2 घंटे के लिए भेजेंगे। वो सब काम करेंगे, वो स्याही लगाने से लेकर स्याही उतारने से लेकर धोना, सफाई करना, सब काम करेंगे, कंपोजिंग सब काम करेंगे और प्रिंटिंग सीखेंगे। शायद इसमें 2 महीना लग जाएगा, सीखेंगे। उस दौरान उसमें जितना ज्ञान निकल सकता है विज्ञान और समाज विज्ञान का, और चूंकि वो लिखेंगे, डायरियां भरेंगे, तो भाषा भी सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। उसी में वो मराठी लिखना सीखेंगे, हिंदी लिखना सीखेंगे, अंग्रेजी लिखना सीखेंगे, तो सारा ज्ञान भी वहां से पाते रहेंगे। ये पूरी कल्पना पेश करिए, जिसमें 10वीं कक्षा तक सब बच्चों के लिए समान सिद्धांतों पर आधारित नई पाठ्यचर्या का निर्माण होगा। जहां जरूरी होगा वहां उत्पादक काम के साथ थियोरिटिकल सामग्री, सैद्धांतिक सामग्री जोड़ी जाएगी और वो उपलब्ध होगी। हर स्कूल में इतनी बढ़िया पुस्तकालय होना चाहिए जहां विश्वकोश हो, उस प्रदेश की भाषा में विश्वकोश हो, अंग्रेजी का विश्वकोश हो, कंप्यूटर से इंटरनेट की सुविधाएं हो, ताकि सब बच्चे अधिक और ज्ञान जो जरूरी है पा सके। ये सब होगा, लेकिन केंद्र में उत्पादक काम होगा, ये शर्त है उसकी, नई पाठ्यचर्या। पर हमने इसके साथ ये बात को भी समझा, जब कोई बच्चा उत्पादक काम को ज्ञान से जोड़कर देखता है तो कोई जरूरी नहीं उस काम के सारे कौशल हासिल करने, कुछ कौशल हासिल करेगा, पर उसमें हुनरमंद होने के लिए, उसमें विशेषज्ञ होने के लिए उसको और ज्यादा अभ्यास की, और ज्यादा समय की जरूरत है, जो स्कूल में नहीं संभव होगा। क्योंकि हमने तो ज्ञानी बनाना है बच्चे को, उसको सारे विषयों का ज्ञानी बनाना है। तो इस काम के लिए स्कूल के तंत्र के बाहर भारत सरकार और निजी संस्थान जुड़कर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा का एक तंत्र खड़ा करें। राज्य सरकारें उसमें हिस्सा लेंगी। जो व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा तंत्र, और हमने ये अनुशंसा की है कि अब हर ब्लॉक के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक केंद्र होना चाहिए। यानी हर विकास प्रखंड डेवलपमेंट ब्लॉक के स्तर पर एक जिले में ऐसे 10 या 12 खुल सकते हैं, 15 भी खुल सकते हैं। ये पहली पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से शुरू होगी, ये काम शुरू हो जाना चाहिए। और अगली पंचवर्षीय योजना में ये ब्लॉक से आगे बढ़कर गांवों के समूह तक जाए, 15-20 गांव का समूह, वहां पर एक छोटा केंद्र व्यावसायिक शिक्षा का हो। ये हमने पूरी कल्पना पेश करी है। यानी व्यावसायिक शिक्षा केवल ITI में या पॉलिटेक्निक में सीमित न रह जाए, बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो। अगर किसी, मान लीजिए समुद्र तट पे, तमिलनाडु के समुद्र तट पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको लगता है कि मछली पालन के नए तरीके उनको सीखने हैं। मछली पालन की बहुत सारी बातें होती हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी में नहीं संभव होती है। उनको पुरानी टेक्नोलॉजी भी सीखनी है और नई भी सीखनी है। उनको अच्छे मछली के पकड़ने के जाल बनाना सीखना है। नई सामग्री आ गई है दुनिया में, नए मटेरियल से मछली के जाल बनाना सीखना है। ये सारे कहाँ सीखेंगे? स्कूल में तो थोड़ा बहुत भान हो सकता है, तमिलनाडु के तट पर जो स्कूल है वहाँ थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हुनरमंद बनने के लिए मछली पालन का एक पूरा व्यावसायिक शिक्षण का प्रोग्राम होगा, जो गांव के ही लेवल पे कहीं आसपास उपलब्ध होगा। वहां बच्चे जाके उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, विशेषज्ञ बनेंगे। ये कल्पना पेश करी है वोकेशनल एजुकेशन की, बिल्कुल नई कल्पना। वोकेशनल एजुकेशन की ऐसी कल्पना हिंदुस्तान में उतारी नहीं गई है धरती पे। तो अगर आपको जीविका उपार्जन के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए हुनरमंद बनना है तो वोकेशनल एजुकेशन में जाइए। अगर आपको उत्पादक काम से ज्ञान आधारित पाठ्यचर्या में 10वीं और 12वीं पास करनी है, जो आम 10वीं 12वीं होगी, इसके अलावा कोई और पाठ्यचर्या नहीं होगी, यही पाठ्यचर्या होगी,
वो करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको उच्च शिक्षा में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैनेजमेंट की शिक्षा में जाना है, तो आपके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है 12वीं में प्रमाण पत्र लेके आगे बढ़ने का। पर ये शिक्षा आपको उत्पादक काम में अनुभव देगी, उत्पादक काम से ज्ञान निकालने का अनुभव देगी, आपको ज्ञानी बनाएगी, पर इसका रास्ता बिल्कुल अलग होगा। ये हमारी रिपोर्ट का सार है। देखिए, हमारी जो फोकस ग्रुप की रिपोर्ट है उसमें हमने एक शब्द का अंग्रेजी में उपयोग किया है, वो है जेनेरिक कॉम्पिटेंसी। जेनेरिक कॉम्पिटेंसी, इसके लिए अभी हिंदी मराठी में सही शब्द नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर उसका मतलब है एक ऐसी योग्यता, कुशलता जो किसी एक खास क्षेत्र की नहीं है, वो एक से अधिक क्षेत्रों को छूती है। एक ऐसी क्षमता का विकास करना जो केवल एक खास क्षेत्र की नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, चलिए आधुनिक उदाहरण देता हूं। आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर बनाकर आप अनुवाद भी कर सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा तो अनुवाद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा तो मकानों की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, उसका भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप ऐसा भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो पशुपालन में आपकी मदद करे कि पशुपालन में पशुओं का मैनेजमेंट कैसे होता है। आप ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जो भूजल का लेवल ऊंचा करने के लिए कितने पोखर बनने चाहिए, कितने तालाब बनने चाहिए, कहां दूरी होनी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग करवा देंगे। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक जेनेरिक कॉम्पिटेंसी है, वो एक क्षेत्र विशेष की नहीं है, वो कई क्षेत्रों की है, सब क्षेत्रों को छूती है। तो हमने इस बात को कहा है कि उत्पादक काम के आधार पर एक नई पाठ्यचर्या की कल्पना करनी है, तो उसमें जेनेरिक कॉम्पिटेंसी की जो अवधारणा है एक केंद्रीय अवधारणा होगी कि हम जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम केवल उसको एक खास चीज का कौशल सिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसको इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि आज दुनिया में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, तो उसको जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो बेकार नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये क्षमता होगी कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी में अपने को दोबारा ढाल दे, वो बेकार नहीं हो जाएगा। ऐसी जेनेरिक कॉम्पिटेंसी की शिक्षा हमें विकसित करनी आसान नहीं है, पर ये नई चुनौती हिंदुस्तान के सामने है। इस चुनौती को हमें जल्दी स्वीकारना चाहिए। उत्पादक काम को स्कूली शिक्षा के केंद्र में रखने वाली पाठचर्या को